कौन सोच सकता है कि एक 13 साल का मासूम बच्चा जो पहलगाम में भेड़ चरा रहा था वो ऐसे आतंकियों से भिड़ जाएगा जिन्होंने 50 लोगों को अगवा कर रखा था। आपने एक कहावत सुनी होगी, जाको राखे साइयां मार सके न कोई। बिल्कुल ऐसा ही इस बच्चे ने कर दिखाया। अगर ये 13 साल का बच्चा ना होता तो 50 लोग और इस दुनिया में ना होते। इससे पहले इस 13 साल में बच्चे की बहादुरी की कहानी हम आपको सुनाएं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए ताकि देश के दुश्मन हमारी एकता देख सके। आइए कहानी शुरू करते हैं। सूरज की पहली किरणें पहलगाम की वादियों पर बिखर चुकी थीं। बर्फ से ढके देवदारों पर चमकती रोशनी किसी स्वर्गिक दुनिया का भ्रम देती थी। लिद्दर नदी का पानी पत्थरों से टकराते हुए मधुर संगीत रच रहा था। सैलानियों का एक छोटा सा जत्था नदी किनारे तंबू लगाकर ठहरा था। बच्चे गेंद खेल रहे थे, महिलाएं चाय बनाते हुए हंसी ठिठोली कर रही थीं और कुछ पर्यटक कैमरों में इस जन्नत को कैद करने में मशगूल थे। इन्हीं गलियों में पहाड़ियों की गोद में एक 13 साल का लड़का आरिफ हर दिन की तरह भेड़ों के झुंड को चराने निकला था। उसके चेहरे पर मासूमियत और आंखों में एक अलग सी चमक थी, जैसे इस दुनिया को समझने की ललक हो। आरिफ का परिवार पीढ़ियों से इस इलाके में रह रहा था। पिता यूसुफ मामूली किसान और माँ फातिमा घर संभालने वाली। छोटा सा घर लेकिन दिल बड़े। आरिफ ज्यादा दूर मत जाना, फातिमा ने आवाज लगाई थी सुबह सुबह। कल रात कुछ अजीब हरकतें दिखी थीं जंगल के पार। आरिफ ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और अपनी लकड़ी की छड़ी उठाकर निकल पड़ा। उसे पहाड़ों की हर पगडंडी, हर गुफा, हर झरना मालूम था। यहीं तो उसकी दुनिया बसती थी। दिन चढ़ता गया। पहलगाम की गलियां भीड़ से भरने लगीं। एक तरफ बर्फ से खेलने वाले बच्चे, दूसरी तरफ नए आए टूरिस्टों का शोर। बाजारों में गर्मा गर्म कहवा, कश्मीरी चाय और बकरखानी की महक तैर रही थी। इसी बीच दूर घाटी के एक कोने में कुछ अजीब सी हलचल मची। 4 लोग अजनबी से लगने वाले फौजी वर्दी जैसी जैकेटों में पहने हुए चुपचाप एक पुराने मंदिर के पास जमा हो रहे थे। उनके कंधे पर भारी बैग और आंखों में अजीब सी कठोरता थी। किसी ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि पर्यटक तो आए दिन नए नए पहनावे में नजर आते रहते हैं। आरिफ अपने झुंड को चराते चराते एक ऊंचे टीले पर चढ़ा था। वहां से पूरा मैदान दिखता था। उसकी पैनी नजरों ने उन अजनबियों की हरकतें पकड़ लीं। वे इधर उधर देख रहे थे, जैसे कुछ तलाश रहे हों या तय कर रहे हों कि आगे क्या करना है। आरिफ को हल्का शक हुआ। पहलगाम जैसे शांत इलाके में इस तरह छुप छुप कर घूमना सामान्य बात नहीं थी। वह चुपचाप झाड़ियों के पीछे से उन्हें देखने लगा। कुछ मिनटों बाद उन चारों ने इशारों में आपस में बात की और धीरे धीरे टूरिस्ट कैंप की तरफ बढ़ने लगे। ये लोग कोई सैलानी नहीं हैं, आरिफ के दिल ने कहा। वह तेजी से नीचे उतरा और दौड़ते हुए गांव की तरफ भागा। पर बाजार में घुसते ही एक और अजीब चीज देखी। 2 जीपें जिन पर काले शीशे लगे थे बिना नंबर प्लेट के चुपचाप अंदर आ रही थीं। ड्राइवरों के चेहरे पर नकाब और हाथों में भारी बंदूकें। आरिफ के कदम वहीं थम गए। उसकी सांसें रुक गईं। पहली बार उसने असली खौफ को इतने करीब से देखा था। अचानक चारों ओर अफरा तफरी मच गई। बंदूकधारी तेजी से भीड़ के बीच घुस आए। गोली नहीं चलाई लेकिन हथियार दिखाकर सबको चुप करवा दिया। सब जमीन पर लेट जाओ, एक चीख गूंजी। पर्यटक, दुकानदार, बच्चे, बूढ़े सब घबराकर जमीन पर लेट गए। कुछ महिलाएं रोने लगीं। बच्चे चिल्लाने लगे। आरिफ भी एक दुकान के पीछे छिप गया। वह कांप रहा था लेकिन उसकी आंखें खुली थीं। दिमाग तेज चल रहा था। बंदूकधारियों ने चुन चुनकर करीब 50 लोगों को पकड़ लिया। विदेशी टूरिस्ट, कुछ भारतीय सैलानी और कुछ स्थानीय दुकानदार, सबको लाइन में बांध दिया गया। जो भी भागने की कोशिश करेगा गोली मार दी जाएगी। एक नकाबपोश घुर्राया। आरिफ ने देखा उसके पिता यूसुफ भी उन 50 लोगों में थे। उसका दिल कांप उठा पर रोने या चिल्लाने का वक्त नहीं था। उसे कुछ करना था, कुछ बड़ा। चुपचाप धीरे धीरे वह झाड़ियों के पीछे पीछे आतंकियों के मूवमेंट को देखता रहा। एक आतंकी फोन पर बात कर रहा था, शायद अपने गिरोह से। काम शुरू हो गया है, वह कह रहा था। आरिफ की आंखों में एक चमक आ गई। उसे एहसास हुआ अगर वह अभी कुछ नहीं करेगा तो सब खत्म हो जाएगा। वह पीछे मुड़ा। हवा में ठंडक थी, दिल में डर, पर दिमाग में एक विचार, अगर कोई रास्ता है तो उसे मैं खोज लूंगा। और इसी पल शुरू हुई थी पहलगाम की उस वीरान सुबह से निकलती एक अद्भुत कहानी, जहां एक 13 साल का बच्चा साया बनकर आतंक के अंधेरे में रोशनी की उम्मीद बनने वाला था। पहलगाम के आसमान में अजीब सा सन्नाटा छा गया था। आमतौर पर जहां
बच्चे दौड़ते थे, दुकानदार आवाजें लगाते थे, वहाँ अब बर्फ की तरह जमी हुई खामोशी थी। हर कदम पर डर के साए मंडरा रहे थे। आतंकी अब पूरी तैयारी के साथ काम कर रहे थे। उन्होंने मैदान के एक कोने में कब्जा जमा लिया था, बंधकों को घेर कर बीच में बैठा दिया था। कुछ आतंकी निगरानी कर रहे थे, कुछ रेडियो से लगातार अपने साथियों से संपर्क में थे। आरिफ झाड़ियों के पीछे दुबका हुआ सब देख रहा था। उसके दिल की धड़कनें जैसे हर पल बढ़ती जा रही थीं। वह जानता था ये कोई साधारण घटना नहीं थी, यह पहलगाम की रूह को चीर देने वाली साजिश थी। तैयारी पूरी है, अब सरकार से संपर्क करो, एक आतंकी ने कहा। उसके पास एक सैटेलाइट फोन था जिससे उसने दिल्ली में किसी नंबर पर कॉल लगाया। हमारे लोग कैद हैं, अब हमारे साथी रिहा करो, वरना इन बंधकों की लाशें गिनते रहोगे, उसने धमकी भरे लहजे में कहा। आतंकी सिर्फ धमकी नहीं दे रहे थे, वे पूरी तरह तैयार थे जान लेने के लिए। उनकी आंखों में दया का नामो निशान नहीं था। आरिफ ने धीरे धीरे आसपास का जायजा लिया। कौन कहाँ तैनात है, कितने बंदूकधारी हैं, किसके पास किस तरह का हथियार है। गिनती करते करते उसने अंदाजा लगाया, कम से कम 12 आतंकी थे। ज्यादातर के पास AK-47 राइफलें, कुछ के पास हैंड ग्रेनेड और एक के पास लंबी दूरी की स्नाइपर गन भी थी। तुम में से कोई भी अगर बचने का सपना देख रहा है तो भूल जाओ, एक आतंकी चिल्लाया। यह पहाड़ तुम्हारी कब्र बनेंगे। तभी एक अजीब घटना हुई। एक बुजुर्ग पर्यटक जो अपने पोते के साथ था खड़ा हो गया और बोल पड़ा, बच्चों को छोड़ दो, हमें जो करना है करो, लेकिन बच्चों को छोड़ दो। एक आतंकी तमतमाया और उसे धक्का मार दिया। बुजुर्ग नीचे गिर पड़ा, बच्चा रोने लगा। आरिफ के भीतर आग सुलग उठी, पर अभी गुस्से से नहीं, समझदारी से काम लेना था। हर पल अहम था। आसमान धीरे धीरे काले बादलों से ढकने लगा। बर्फबारी का मौसम करीब था। इसका मतलब था कि हेलीकॉप्टर से ऑपरेशन मुश्किल होगा। अगर जल्द कुछ नहीं किया गया तो आतंकी यहाँ हफ्तों तक कब्जा जमा सकते थे। आरिफ ने अपने जेब में हाथ डाला। बस एक छोटी सी सीटी थी उसके पास, जो वह अक्सर भेड़ों को बुलाने के लिए इस्तेमाल करता था। फिर उसे अपने दादा की एक बात याद आई, जहाँ बंदूक काम नहीं आती वहाँ दिमाग काम आता है बेटा। वह वापस छिपते हुए गांव की तरफ बढ़ा। गांव में भी अजीब सा सन्नाटा था। लोगों ने दरवाजे बंद कर लिए थे। हर कोई जानता था आतंकियों से भिड़ना मौत को बुलाना है, पर कुछ लोग थे जो बाहर झांक रहे थे, एक उम्मीद लिए कि कोई चमत्कार हो। आरिफ एक सुनसान गली में पहुंचा, जहां उसके दो दोस्त साहिल और जुनैद छुपे हुए थे। दोनों उसके हमउम्र थे, पर चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। आरिफ, क्या होगा अब? साहिल ने फुसफुसाते हुए पूछा। हमें कुछ करना होगा, आरिफ ने दृढ़ता से कहा। अगर हम इंतजार करते रहे तो सब मर जाएंगे। हम बच्चे हैं यार, क्या कर सकते हैं? जुनैद ने कहा। आरिफ ने उनकी आंखों में झांका। डर और भरोसे के बीच की एक महीन रेखा थी वहाँ। हमें अपने दिमाग से लड़ना होगा, आरिफ ने कहा। उन आतंकियों को हमें धोखा देना है, सीधे लड़ना नहीं। साहिल और जुनैद ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर साहिल ने पूछा, क्या प्लान है? आरिफ ने धीरे धीरे अपनी योजना बताई। इतनी जोखिम भरी, इतनी पागलपन भरी कि अगर कोई बड़ा सुनता तो उसे नामुमकिन कहता, लेकिन यही उसकी ताकत थी। कोई उसे सीरियसली नहीं लेता था। हम तीनों मिलकर उनका ध्यान बटाएंगे। मैं उनकी वॉकी टॉकी चुराने की कोशिश करूंगा। अगर ये हो गया तो हम उनकी हर बात सुन सकेंगे, तभी हम आगे की चाल चलेंगे, आरिफ ने समझाया। दोनों लड़कों के चेहरे पर डर अभी भी था, लेकिन आरिफ के आत्मविश्वास ने उन्हें थोड़ी हिम्मत दी। ठंडी हवाएं अब तेज हो चुकी थीं। पहाड़ी रास्ते फिसलन भरे हो रहे थे। मौसम आतंकियों के खिलाफ था, बस इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना था। अगर हम अभी नहीं हिले तो कल सुबह हम में से कोई नहीं बचेगा, आरिफ ने फुसफुसाते हुए कहा। तीनों ने कसकर हाथ मिलाया। अब कोई पीछे नहीं हटेगा। आरिफ ने आसमान की तरफ देखा। बादलों के पार कहीं उसे एक किरण दिख रही थी और उस क्षण उसने ठान लिया था, चाहे जान चली जाए, लेकिन पहलगाम के इन मासूम लोगों को वह बचा कर रहेगा। पहलगाम का वो इलाका अब एक अस्थायी किले में बदल चुका था। आतंकियों ने बंधकों को एक पुराने वीरान गेस्ट हाउस में ले जाकर बंद कर दिया था। खिड़कियों पर तख्तियां ठोक दी गई थीं, दरवाजों पर लोहे की जंजीरें डाल दी गई थीं। अंदर 50 लोग, बूढ़े, जवान, बच्चे, एक दूसरे के करीब सिकुड़े बैठे थे, जैसे जिंदगी का आखिरी सूरज डूबने वाला हो। बंधकों में आरिफ के पिता यूसुफ भी थे। चेहरे पर डर नहीं था, लेकिन चिंता थी, अपने बेटे के लिए, अपने परिवार के लिए। वह दूसरों को हिम्मत देने की कोशिश कर रहे थे। डरना मत,
अल्लाह हमारे साथ है। बाहर आतंकियों ने अपनी पोजीशनें ले ली थीं। 4 आतंकी गेस्ट हाउस के बाहर गश्त कर रहे थे। 2 लोग छत पर पहरा दे रहे थे, बाकी अंदर अपने हथियारों के साथ डटे थे। आरिफ, साहिल और जुनैद अब गेस्ट हाउस से करीब 100 मीटर दूर एक चट्टान के पीछे छुपे हुए थे। तीनों की सांसें भारी थीं, पर आंखों में वही दृढ़ निश्चय था। देखो, हमारी पहली कोशिश होगी कि हम उनकी वॉकी टॉकी हासिल करें, आरिफ ने फुसफुसाते हुए कहा। उसके बाद हम जान पाएंगे कि उनकी असली योजना क्या है, साहिल ने घबरा कर पूछा। अगर पकड़े गए तो, आरिफ ने शांत आवाज में जवाब दिया। तो फिर वही होगा जो होना है, लेकिन कोशिश करना हमारा फर्ज है। तभी एक मौका मिला। 2 आतंकी गेस्ट हाउस से बाहर निकलकर आपस में बहस करने लगे। उनमें से एक ने गुस्से में आकर अपनी वॉकी टॉकी एक पत्थर पर दे मारी। डिवाइस गिर गई और थोड़ी दूरी पर लुढ़क गई। आरिफ ने संकेत दिया। तीनों ने अपने घुटनों के बल चलते हुए आगे बढ़ना शुरू किया, बिल्कुल चुपचाप, जैसे साया। बर्फ पर चलते हुए हल्की सी चरमराहट हुई, लेकिन बहस में उलझे आतंकियों ने ध्यान नहीं दिया। आरिफ ने हाथ बढ़ाकर वॉकी टॉकी उठा ली। उसकी धड़कनें इतनी तेज थीं कि उसे खुद सुनाई दे रही थीं। भागो, उसने होंठों से इशारा किया। तीनों तेजी से उल्टी दिशा में झाड़ियों के बीच घुस गए। वहां पहुंचकर उन्होंने वॉकी टॉकी ऑन की। फौरन आवाजें आने लगीं। टीम 1, रिपोर्ट करो, बंधक सुरक्षित हैं, निगरानी जारी है, सैटेलाइट लिंक एक्टिव करो, आधे घंटे में लोकेशन बदलनी होगी। उच्चाधिकारी से आदेश आया है, शाम तक अगर मांगे नहीं मानी गईं तो 5 बंधकों को मार देना है। तीनों लड़कों के चेहरों से खून उतर गया। समय कम था। आतंकियों का प्लान बेहद खतरनाक था। अगर हमने कुछ नहीं किया तो आज रात कुछ लोग मारे जाएंगे, साहिल बुदबुदाया। नहीं, आरिफ ने दांत भींचते हुए कहा, हम उन्हें रोकेंगे। तीनों ने वॉकी टॉकी को सुरक्षित रखा। अब उनके पास आतंकियों की बातचीत सुनने का एक हथियार था, लेकिन इससे भी बड़ी बात, उन्हें आतंकियों की कमजोरी का अंदाजा हो चुका था। आतंकी घबराए हुए थे। वे लंबा ऑपरेशन नहीं चाहते थे, तेजी से काम खत्म कर जल्द से जल्द भागना चाहते थे। अगर हम उन्हें और उलझा दें तो पुलिस और फौज को समय मिल जाएगा, आरिफ ने सोचा। लेकिन तभी एक और बड़ी समस्या सामने आई। आतंकी अपने बंधकों को हर घंटे दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे थे, ताकि अगर कोई हमला हो तो एक जगह फोकस न किया जा सके। इसका मतलब था कि उनका अगला मूव किसी भी वक्त हो सकता था। आरिफ ने दिमाग दौड़ाया। हमें इस गेस्ट हाउस के पीछे के रास्ते से कुछ करना होगा। अगर हम उन्हें फंसा सकें या रास्ता रोक दें तो सुरक्षा बल को मौका मिल सकता है। जैसे ही वह सोच ही रहा था, वॉकी टॉकी पर एक नई आवाज गूंजी। सभी यूनिट ध्यान दें, 20 मिनट में लोकेशन बदलनी है। नए स्थान पर बंधक शिफ्ट करने की तैयारी करो। समय निकलता जा रहा था। कदम कदम पर खतरा था, पर आरिफ ने अब ठान लिया था, इस बार वह खुद को या दूसरों को मरते नहीं देखेगा। चलो, उसने अपने साथियों से कहा। अब खेल शुरू होता है। आरिफ ने चट्टानों के पीछे बैठकर गहरी सांस ली। उसके दिमाग में एक के बाद एक विचार कौंध रहे थे। 20 मिनट थे, 20 मिनट जिनमें या तो सब बंधक मारे जाते या सब बच सकते थे। बीच का कोई रास्ता नहीं था। वह अपनी आंखें बंद कर कुछ पल सोचने लगा। उसके दादा की कहानियां याद आईं, कैसे पुराने जमाने में योद्धा बिना ताकत के सिर्फ चतुराई से दुश्मनों को हराते थे। दुश्मन को अपनी चाल में फंसा लो उससे पहले कि वो तुम्हें फंसाए, दादा कहते थे। आरिफ ने फैसला किया, उसे आतंकियों को भ्रमित करना होगा। उन्हें लगे कि सुरक्षा बल उन तक पहुंच चुके हैं। अगर वे डर गए तो जल्दबाजी में गलती करेंगे। हमें उनके दिमाग से खेलना है, गोली से नहीं। आरिफ ने साहिल और जुनैद से कहा। कैसे? साहिल ने घबराते हुए पूछा। आरिफ ने 4 पॉइंट्स में अपनी योजना समझाई। 1, भ्रम फैलाना। वे वॉकी टॉकी से फर्जी संदेश भेजेंगे, जैसे कि सुरक्षा बल ने चारों ओर घेराबंदी कर ली है। 2, रास्ता अवरुद्ध करना। गेस्ट हाउस के पिछले गेट को पत्थरों और लकड़ियों से बंद कर देंगे ताकि आतंकी वहां से निकल न सकें। 3, छोटी मोटी विस्फोट की आवाजें करना। पटाखों जैसे शोर से आतंकियों को लगेगा कि गोलाबारी शुरू हो गई है। 4, बंधकों को इशारा देना। एक छोटा संकेत, रोशनी का इशारा, जिससे बंधक तैयार रहें भागने के लिए। अगर हम यह कर पाए, आरिफ ने कहा, तो या तो आतंकी डरकर बंधकों को छोड़ देंगे या सुरक्षा बल को हमला करने का सही मौका मिलेगा। जुनैद ने नर्वस होकर पूछा, अगर उन्होंने हमें पकड़ लिया तो हम तीनों पहलगाम की मिट्टी में मिल जाएंगे। आरिफ ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन खाली हाथ नहीं।
तीनों लड़के काम में लग गए। सबसे पहले उन्होंने वॉकी टॉकी से एक फर्जी संदेश भेजा, टीम ब्रावो, गेस्ट हाउस चारों तरफ से घिर चुका है, ऑपरेशन 10 मिनट में शुरू होगा। फौरन वॉकी टॉकी पर हलचल शुरू हो गई। क्या, कैसे? टीम 2, बाहर स्थिति देखो। आतंकी घबराए हुए थे, बिल्कुल वैसा जैसा आरिफ ने सोचा था। इसके बाद वे पीछे के रास्ते की तरफ बढ़े, तेज तेज पत्थर और सूखी लकड़ियां जमा की और गेट के बाहर ठोक दी। ये इतना तगड़ा जाम था कि बिना शोर किए उसे हटाना मुश्किल था। तभी साहिल ने एक पुरानी पेटी से कुछ छोटे पटाखे निकाले जो गांव के मेले से बचे थे। आरिफ ने एक लोहे की छड़ से 1-2 पटाखे फोड़ दिए। धड़ाम, पट पट पट। गेस्ट हाउस के अंदर अफरा तफरी मच गई। गोली चल गई, गोली चल गई। एक आतंकी चिल्लाया, रास्ता बदलो, पिछले गेट से निकलो। दूसरे ने आदेश दिया, लेकिन जैसे ही उन्होंने पिछले गेट की तरफ दौड़ना शुरू किया, उनका रास्ता बंद मिला। एक आतंकी ने घबराकर गेट पर लात मारी, पर पत्थर और लकड़ियों का ढेर टस से मस नहीं हुआ। वहीं दूसरी तरफ बंधकों में बैठे यूसुफ ने रोशनी के छोटे से संकेत को देखा। गेस्ट हाउस की एक टूटी खिड़की से 3 बार झपकती टॉर्च की किरण। यह वही संकेत था जिसका वादा आरिफ ने किया था। यूसुफ ने धीरे से बाकी बंधकों को इशारा किया। सभी धीरे धीरे तैयार हो गए, जैसे किसी अदृश्य धुन पर चल रहे हों। गेस्ट हाउस के अंदर अब आतंकियों में गाली गलौज शुरू हो गई थी। कहां से घेराबंदी हो गई, टीम लीडर को खबर करो, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। इसी हड़बड़ी में 2 आतंकी एक दूसरे से भिड़ गए। छोटी सी हाथापाई भी हो गई, पर इसका फायदा उठाने के लिए बंधकों को एक सही मौके की जरूरत थी, और आरिफ को भी। आरिफ ने चुपचाप वॉकी टॉकी में एक और फर्जी संदेश भेजा, टीम डेल्टा, बंधकों को अलग करो, ऑपरेशन अभी शुरू होगा। अब आतंकियों में फूट पड़नी तय थी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि असली आदेश कौन दे रहा है और नकली कौन। आसमान में बर्फ गिरनी शुरू हो गई थी, हर तरफ कोहरा फैल रहा था। यह अंधेरा और भ्रम आरिफ की योजना का हिस्सा था। बस अब आखिरी दांव बाकी था। आरिफ ने अपने दोस्तों से कहा, अब वक्त है बंधकों को बाहर निकालने का। और वह बिना किसी डर के, हाथ में सिर्फ एक लकड़ी और दिल में पहाड़ों जैसा साहस लेकर गेस्ट हाउस की ओर बढ़ा। क्योंकि अब लड़ाई किसी एक की नहीं थी, अब यह 50 जिंदगियों का सवाल था। गेस्ट हाउस के पास पहुंचते पहुंचते आरिफ की सांसें धौंकनी जैसी चल रही थीं, लेकिन उसके कदम एक पल को भी नहीं रुके। उसके पीछे साहिल और जुनैद झाड़ियों में छुपकर उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए थे। गेस्ट हाउस के भीतर आतंकियों का मूड बदतर हो चुका था। भ्रम और डर उनके भीतर एक जहर की तरह फैल गया था। हर कोई दूसरे पर शक कर रहा था। हर कोई मान बैठा था कि सेना ने चारों तरफ से घेराबंदी कर ली है। आरिफ ने तय किया कि उसकी पहली चाल बंधकों को साहस देना और आतंकियों का ध्यान भटकाना होगी। उसने गेस्ट हाउस के पास एक टूटी दीवार के सहारे चढ़ाई की और चुपचाप एक खिड़की के पास आ गया। उस खिड़की से भीतर का नजारा साफ दिख रहा था। एक आतंकी, जिसका नाम उसने वॉकी टॉकी पर शेख सुना था, मोबाइल पर चिल्ला रहा था, हमें तुरंत रास्ता चाहिए, हेलीकॉप्टर भेजो या फिर सब खत्म कर देंगे। आरिफ ने देखा कुछ आतंकी गेट के पास पहरा दे रहे थे, लेकिन भीतर सब अस्त व्यस्त था। यही मौका था। उसने जेब से एक छोटा पत्थर निकाला और गेस्ट हाउस की दूसरी तरफ की खिड़की पर जोर से फेंका। थक, एक जोरदार आवाज हुई। आतंकी चौकन्ने हो गए। उधर से आवाज आई है, देखो कोई घुस तो नहीं आया। 3 आतंकी तुरंत दूसरी तरफ दौड़ पड़े। गेस्ट हाउस का अंदरूनी संतुलन टूट चुका था। आरिफ ने फौरन बंधकों की तरफ इशारा किया, 3 बार हाथ उठाकर और एक लंबा इशारा बाईं ओर करने का। यूसुफ ने फौरन समझ लिया। बंधकों में बैठे कुछ समझदार लोग धीरे धीरे खिसकने लगे, धीरे, बिना आवाज किए, जैसे कोई पुरानी दीवार दरक रही हो, बिना शोर किए। आरिफ ने दूसरी चाल चली। उसने अपनी सीटी से एक लंबी कर्कश धुन बजाई। यह धुन आतंकियों के कानों में गूंज गई। कोहरा, बर्फ और अजीब आवाज। डर का जहर और गहरा हो गया। कोई जंगल से हमला कर रहा है। एक आतंकी चीखा, रुको, पहले बंधकों को मारो, दूसरे ने कहा। लेकिन इससे पहले कि कोई गोली चलती, गेस्ट हाउस के पिछले हिस्से में तेज आवाजें गूंजी। दरअसल साहिल और जुनैद ने योजना के मुताबिक कुछ लकड़ियां जला दी थीं। तेज धुएं का गुब्बार उठने लगा। आग लग गई। पीछे से हमला हो रहा है, भागो। आतंकियों का पूरा ध्यान अब बचाव में लग गया था। कुछ आतंकी बाहर की तरफ दौड़े, कुछ एक दूसरे पर चिल्लाने लगे। इसी अफरा तफरी में बंधक चुपचाप गेस्ट हाउस की पीछे की खिड़की से निकलने लगे। आरिफ खुद भी जल्दी से नीचे कूदा और एक एक कर बंधकों को बाहर निकालने में मदद करने लगा। धीरे धीरे वह फुसफुसा रहा था, भागो मत, फिसलन है, पांव संभालो। यूसुफ ने अपने बेटे को देखा। उनकी आंखों में गर्व और डर दोनों थे। जा बेटा, बाकी लोगों को बचा, उन्होंने कहा।
कहा। आरिफ ने सिर हिलाया और फिर से गेस्ट हाउस के अंदर झांका। अभी भी कुछ बंधक फंसे हुए थे और कुछ आतंकी अब गड़बड़ी समझ चुके थे। बंद करो दरवाजा, बंधक भाग रहे हैं, एक आतंकी चिल्लाया। गोलियों की आवाजें गूंजने लगी, पर इस बार बर्फ, धुंध और कोहराम ने सब कुछ ढक लिया था। कोई किसी को साफ नहीं देख पा रहा था। आरिफ ने आखिरी बचने वालों को बाहर निकाला और इशारा किया, बर्फ में लेट जाओ, सर नीचे। बच्चे, बूढ़े सब बर्फ में लेट गए। आरिफ खुद भी नीचे हो गया, पूरी तरह बर्फ से ढकते हुए। आतंकी बाहर झांकते रहे, लेकिन घने कोहरे और धुंध ने उनका नजरिया छीन लिया था। कुछ भी दिख नहीं रहा, उलझ गए हैं हम, पीछे हटो। आरिफ ने वॉकी टॉकी से एक आखिरी फर्जी संदेश भेजा, टीम ब्रावो, बंधक सुरक्षित स्थान पर, सभी आतंकियों को घेर लिया गया है। यह सुनकर आतंकियों का मनोबल पूरी तरह टूट गया। वे इधर उधर भागने लगे, अपने ही जाल में फंसे हुए। आरिफ ने साहिल और जुनैद की तरफ देखा। दोनों ने दूर से अंगूठा उठाकर संकेत दिया। पहला मिशन पूरा हुआ, पर असली लड़ाई अब भी बाकी थी। अब बंधकों को सुरक्षित ठिकाने तक पहुंचाना था और उसके बाद आतंकियों से आखिरी मुकाबला। पर एक बात साफ थी, अब डर उनके हिस्से में था, उम्मीद हमारे हिस्से में। आरिफ ने गहरी सांस ली। बंधक अब गेस्ट हाउस से बाहर थे, लेकिन सुरक्षित नहीं। जंगल का इलाका, घना कोहरा और चारों तरफ हथियारबंद आतंकियों का खतरा। हर कदम पर मौत मंडरा रही थी। आरिफ जानता था, बर्फ में छुपने से ज्यादा उन्हें छुपकर आगे बढ़ना होगा, पर इससे भी बड़ा काम अभी बाकी था। दुश्मनों के बीच घुसपैठ करना। गेस्ट हाउस के भीतर बचे हुए आतंकी अब भीतर भीतर फटने लगे थे। कुछ लोग इस घेराबंदी को फर्जी मान रहे थे, कुछ पूरी तरह डर से पागल हो रहे थे। एक आतंकी, जिसका नाम आरिफ ने रेडियो पर कमरान सुना था, सबसे ज्यादा गुस्से में था। किसने कहा कि हम गिरे हैं? कोई हमारे अंदर से हमें धोखा दे रहा है, वह चिल्लाया। शायद कोई बंधक था, दूसरे ने कहा। यहीं से आरिफ को एक और योजना सूझी। वह तय कर चुका था, दुश्मनों के बीच जाकर उनकी आखिरी चाल जाननी होगी। अगर उसे पता चल गया कि उनका एग्जिट प्लान क्या है, तो बचाव दल को सही दिशा दी जा सकती थी। साहिल, जुनैद, आरिफ ने फुसफुसाते हुए कहा, तुम लोग बाकी बंधकों के साथ पहाड़ी के नीचे चले जाओ, मैं यहीं रुकता हूँ। तू पागल है? साहिल ने कहा, तेरी जान चली जाएगी। किसी को उनके प्लान का पता नहीं चलेगा तो सब मारे जाएंगे। आरिफ ने गंभीरता से कहा, अब वक्त है थोड़ी रिस्क लेने का। दोनों दोस्तों की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने आरिफ की बात मानी। वे बंधकों को लेकर बर्फीले रास्ते में गायब हो गए। अब आरिफ अकेला था, सिर्फ बर्फ, कोहरा और उसकी हिम्मत उसका साथ दे रही थी। उसने गेस्ट हाउस के पिछले हिस्से से घुसने का रास्ता चुना। दरवाजा टूटा हुआ था, अंदर से हल्की हल्की आवाजें आ रही थीं, गाली गलौज, आदेश, डर। आरिफ ने अपने चेहरे पर थोड़ी बर्फ मल ली ताकि उसे दूर से पहचानना मुश्किल हो। उसने अपने कपड़े झाड़े, खुद को एक चरवाहे लड़के की तरह दिखाया और धीरे धीरे अंदर घुसा। जैसे ही वह भीतर आया, एक आतंकी ने उसे देख लिया। अबे तू कौन है? उसने बंदूक तानी। आरिफ ने मासूम बनते हुए कहा, साहिब, मेरी भेड़ें इधर भाग आई थीं, मैं उन्हें ढूंढ रहा था। आतंकी ने उसकी तरफ बढ़कर जोर से उसकी तलाशी ली। कोई हथियार नहीं, सिर्फ एक पुरानी लकड़ी की छड़ी। बच्चा है, दूसरे आतंकी ने कहा। छोड़ो इसे, बाहर का हाल जानने के लिए काम आ सकता है। कमरान ने आरिफ को घूरते हुए कहा, ठीक है लड़के, तू अब हमारा आदमी है, बाहर नजर रख। अगर कोई भी हरकत दिखे तो बताना, वरना तुझे भी गोली मार देंगे। आरिफ ने सिर झुकाकर हामी भरी। भीतर से उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था, लेकिन चेहरे पर उसने डर का मुखौटा चढ़ा रखा था। वह गेस्ट हाउस के कोने में जाकर बैठ गया, लेकिन उसके कान पूरी तरह खुले थे। आतंकी अब आपस में नई योजना बना रहे थे। हम पहाड़ के उस पार से निकलेंगे, कमरान कह रहा था, पुरानी सुरंग के रास्ते। और बंधक? किसी ने पूछा। अगर रास्ता साफ नहीं मिला तो उन्हें ढाल की तरह इस्तेमाल करेंगे। यह सुनते ही आरिफ की सांस रुक गई। अगर ये लोग बंधकों को दोबारा पकड़ लेते तो कोई नहीं बचता। टीम 2, पुराने मंदिर के पीछे की सुरंग तक पहुंचो, कमरान ने वॉकी टॉकी पर आदेश दिया। अब आरिफ के पास दो विकल्प थे, या तो डर कर वहीं पड़ा रहे या फिर जान जोखिम में डालकर इस जानकारी को बाहर पहुंचाए। उसने तय कर लिया, वह वही करेगा जिसके लिए वह यहाँ तक आया था। अपनी जान पर खेलकर भी सबको बचाएगा। वह धीरे धीरे खिसकता हुआ उस दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा जो पिछली तरफ खुलता था। कोहरा अभी भी घना था, बस यही उसका असली हथियार था। एक आतंकी ने उसे देखा और चिल्लाया, अरे रुको! पर इससे पहले कि कोई पकड़ पाता, आरिफ ने एक पत्थर उठाया और उसे दूसरी तरफ फेंक दिया। पत्थर गिरते ही जोरदार आवाज हुई। आतंकी उस आवाज की तरफ भागे और आरिफ बिजली की तरह अंधेरे में गायब हो गया। अब उसके पास सुरंग का राज था, बस बचाना था।
खुद को और उन 50 मासूम जानों को। आरिफ पहलगाम की बर्फीली जमीन पर भागता चला जा रहा था। हवा में बर्फ के बारीक कण उड़ रहे थे और कोहरा इतना घना हो चुका था कि हाथ बढ़ाओ तो अपनी उंगलियां भी न दिखें। उसका दम फूल रहा था, लेकिन रुकने का सवाल ही नहीं था। वो जानता था अगर वह सही वक्त पर सुरंग की जानकारी बाहर नहीं पहुंचाता तो आतंकवादी बंधकों को ढाल बनाकर भाग निकलेंगे। पीछे से गोलियों की आवाज आ रही थी। 1-2 आतंकियों ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया था, लेकिन आरिफ ने पहलगाम के जंगलों की गलियों को ऐसे जाना था जैसे कोई शिकारी अपनी शिकार गाह को जानता है। वह एक पगडंडी से फिसलते हुए नीचे उतरा और एक बड़ी चट्टान के पीछे जा छुपा। कुछ पल सांसें रोके बैठा रहा। फिर जब पीछा करने वालों के कदमों की आवाजें धुंध में गुम हो गईं, तो वह तेजी से दौड़ पड़ा। नीचे घाटी में साहिल, जुनैद और बाकी बंधक थोड़ी दूरी पर रुके हुए थे। सभी के चेहरे सफेद पड़े थे, ठंड से भी और डर से भी। आरिफ वहां पहुंचा और फौरन बोला, वे सुरंग से भागने की कोशिश करेंगे, मंदिर के पीछे से। यूसुफ ने गंभीर स्वर में पूछा, अब क्या करना होगा बेटा? आरिफ ने चारों तरफ देखा, फिर जल्दी से बोला, हमें 2 काम करने होंगे। 1, सुरंग के रास्ते को ब्लॉक करना। 2, सुरक्षा बलों तक खबर पहुंचाना। सभी ने उसकी ओर देखा जैसे वह कोई जनरल हो, पर समस्या थी, फोन नेटवर्क काम नहीं कर रहा था। सैटेलाइट फोन केवल आतंकियों के पास था। बर्फबारी से रेडियो सिग्नल भी डिस्टर्ब हो रहा था। हमें खुद ही अलार्म उठाना पड़ेगा, आरिफ ने कहा। उसने प्लान बताया। बंधक चुपचाप मंदिर के रास्ते बढ़ेंगे, जहां एक ऊंचा घंटा घर था। वहां जाकर वे घंटा बजाएंगे। लगातार यह आवाज गांव तक जाएगी और वहां से पुलिस और आर्मी तक सूचना पहुंचेगी। साथ ही घंटे की आवाज से आतंकियों को भी भ्रम होगा कि उनकी घेराबंदी और गहरी हो गई है। लेकिन अगर वो बीच में पकड़ लें तो? एक महिला ने डरते हुए पूछा। तो हम सब एक साथ लड़ेंगे, यूसुफ ने कहा। हमारी जान की कीमत उन बच्चों की हिम्मत से कम नहीं है। फिर शुरू हुई बर्फ के बीच जिंदगी और मौत की दौड़। आरिफ आगे आगे था, साहिल और जुनैद उसके साथ थे। बाकी बंधक चुपचाप उनके पीछे बढ़ रहे थे। हर कदम पर दिल की धड़कनें तेज हो जाती थीं। हर आवाज, हर चहलकदमी पर लगता था कि कहीं से गोली चल जाएगी। लेकिन किस्मत उस रात आरिफ के साथ थी। घना कोहरा आतंकियों की आंखों का पर्दा बन चुका था। वे मंदिर के पास पहुंचे। घंटी एक ऊंचे लकड़ी के टॉवर पर लटकी थी, जमी हुई बर्फ से ढंकी हुई। साहिल ऊपर चढ़, आरिफ ने कहा। साहिल कांपते हुए चढ़ा और पूरे दम से घंटा बजाना शुरू किया। टन 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 टन। गहरी रात की नीरवता में घंटी की आवाज गूंज उठी। पहाड़ों से टकराकर उसकी प्रतिध्वनि फैल गई, जैसे पहलगाम खुद जाग उठा हो। गांव वालों ने भी आवाज सुनी। पहले डर से दरवाजे बंद रहे, फिर किसी ने चिल्लाया, घंटी का मतलब खतरा है, आर्मी को बुलाओ। गांव के बुजुर्ग लोग जो पुरानी परंपराओं को जानते थे, फौरन हरकत में आ गए। पुराने जमाने में खतरे की सूचना ऐसे ही दी जाती थी। घंटी का लगातार बजना मतलब था जान का खतरा, मदद भेजो। उधर आतंकियों का दिमाग अब पूरी तरह बिगड़ चुका था। ये आवाज कैसी? कहीं पूरी सेना तो नहीं आ गई? हम फंस गए हैं। कमरान और उसके साथियों ने सुरंग की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन बर्फबारी ने रास्ते को बहुत फिसलन भरा बना दिया था। कुछ आतंकी फिसलते फिसलते गिरने लगे। इसी बीच सुरक्षा बलों की पहली टुकड़ी भी इलाके में दाखिल हो चुकी थी। गांव वालों के अलर्ट के बाद अब आतंकियों के पास बचने का रास्ता नहीं था। आरिफ, जिसने अपनी जान पर खेलकर यह अलार्म उठाया था, दूर से देख रहा था कैसे उसकी एक घंटी ने पूरे पहलगाम की किस्मत पलट दी थी। लेकिन जंग अभी पूरी नहीं हुई थी। कमरान और उसके 4 साथी अब भी सुरंग में घुस चुके थे और उनके पास थे हथियार और खतरनाक इरादे। अब आरिफ को आखिरी और सबसे बड़ा खतरा उठाना था, सामना करना दुश्मन का। उनकी मांद में घुसकर आरिफ अपने पैर से बर्फ झाड़ता हुआ पहाड़ी के नीचे उतरा। उसकी आंखें अब दूर सुरंग के मुहाने को ताक रही थीं। वही रास्ता जिससे कमरान और उसके 4 साथी निकलने की कोशिश कर रहे थे। पीछे गांव से गोलीबारी की आवाजें गूंजने लगी थीं। सुरक्षा बल पहलगाम के रास्ते में घुस चुके थे, लेकिन आतंकियों के पास वक्त था और हथियार भी। अगर वे सुरंग के रास्ते बच निकले तो फिर 50 बंधकों की सारी मेहनत बेकार हो जाती। आरिफ जानता था अब कोई मदद नहीं आने वाली। वह अकेला था और यही सच उसे मजबूत बना रहा था। उसने जल्दी से चारों ओर देखा। कोहरा अभी भी घना था। उसके पास वॉकी टॉकी थी, एक छोटी सी सीटी थी और एक टूटी लकड़ी की छड़ी। बस इतना ही। वह फुसफुसाया, लेकिन उसके पास था दिमाग और दिल।
और कई बार जंग हथियार से नहीं हिम्मत से जीती जाती है। आरिफ ने झुककर बर्फ में उंगलियों से एक छोटा नक्शा बनाया। उसने तय किया वह सुरंग के पिछले हिस्से में जाकर वहां की छत को गिराने की कोशिश करेगा। इससे सुरंग ब्लॉक हो जाएगी और आतंकी फंस जाएंगे। सुरक्षा बल ऊपर से घेर लेंगे और आतंकियों के पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। पर एक दिक्कत थी, सुरंग के अंदर जाना मतलब सीधा मौत के मुंह में कूदना। कमरान जैसे आतंकियों के सामने एक बच्चा ज्यादा देर टिक नहीं सकता था। पर आरिफ के पास एक और योजना थी, भ्रम फैलाना, हमला करना नहीं। उसने वॉकी टॉकी से फर्जी संदेश भेजा, टीम चार्ली सुरंग का पिछला हिस्सा उड़ाने के लिए तैयार हो जाओ, विस्फोटक सेट करो, 3 मिनट में ब्लास्ट। यह सुनते ही सुरंग के भीतर भगदड़ मच गई। कमरान की आवाज आई, जल्दी करो, जल्दी भागो। आरिफ ने बर्फीले रास्ते पर चलते हुए सुरंग के पिछले हिस्से तक पहुंचने की कोशिश की। घुटनों तक बर्फ थी, सांसें टूट रही थीं, लेकिन वो रुका नहीं। सुरंग के पिछली तरफ पहुंचते ही उसने देखा छत के कुछ पत्थर ढीले थे। अगर सही जगह पर जोर लगाया जाए तो रास्ता गिराया जा सकता था। उसने लकड़ी की छड़ी से एक बड़ा पत्थर खींचने की कोशिश की। पहली बार में नहीं हिला, दूसरी बार भी नहीं, पर तीसरी बार पत्थर खिसक गया। धड़ाम। सुरंग के उस हिस्से में जोरदार आवाज हुई। ऊपर से बर्फ और मिट्टी गिरने लगी। भीतर आतंकियों ने भी आवाज सुनी। पीछे धमाका हो गया, हम फंस गए हैं। कमरान ने वॉकी टॉकी से मदद मांगनी चाहिए, लेकिन रेडियो सिग्नल अब बहुत कमजोर हो चुका था। उधर आरिफ तेजी से पत्थर और लकड़ी खिसकाता रहा। उसकी उंगलियां ठंड से सुन्न हो गई थीं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। थोड़ी ही देर में सुरंग का पिछला हिस्सा बुरी तरह ब्लॉक हो गया। अब न कोई बाहर जा सकता था न अंदर। कमरान और उसके साथियों के फंसने की आवाजें सुरंग के भीतर से गूंज रही थीं। हमें निकालो, हवा कम हो रही है, यह जाल है। आरिफ दूर एक चट्टान के पीछे छिप गया और वॉकी टॉकी से आखिरी संदेश भेजा, सभी यूनिट्स को सूचना, दुश्मन सुरंग में फंस गया है, घेराबंदी पूरी करो। सुरक्षा बलों ने संकेत मिलते ही फुल एक्शन लिया। घाटी में गोलियों की गड़गड़ाहट शुरू हो गई। आसमान में हेलीकॉप्टरों की गड़गड़ाहट गूंजने लगी। पहलगाम अब फिर से जाग उठा था, लेकिन इस बार जश्न के लिए। कमरान और उसके साथी पूरी तरह फंस चुके थे। कोई रास्ता नहीं, कोई मदद नहीं। आरिफ ने बर्फीली चट्टान से सिर टिकाया। थकान से उसकी आंखें बंद हो रही थीं, लेकिन चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। मैं जीत गया। उसने बर्फ पर धीरे से उंगलियों से लिखा, जिंदगी जीती, आतंक हारा, और फिर बेहोश हो गया। सुरंग के चारों ओर बर्फ की मोटी चादर बिछ चुकी थी। ठंडी हवा में अब सिर्फ गोलियों की आवाजें गूंज रही थीं। सुरक्षा बलों ने चारों दिशाओं से घेराबंदी कर ली थी। कमांडो दस्ते तेजी से पोजीशन ले रहे थे। पहलगाम के पहाड़ों ने भी जैसे अपनी सांसें रोक ली थीं, इंतजार करते हुए उस आखिरी पल का जब सब खत्म होगा। आरिफ बेहोश था, बर्फ में आधा दबा हुआ। उसका शरीर ठंड से नीला पड़ने लगा था, लेकिन किस्मत अब उसके साथ थी। जंगल से आते एक सैनिक की नजर उस पर पड़ी। यह बच्चा कौन है? सैनिक ने फौरन उसे उठाया और सुरक्षित स्थान पर ले गया। उधर सुरंग के अंदर फंसे कमरान और उसके 4 साथी पागलों की तरह इधर उधर भाग रहे थे। हवा कम हो रही थी, रास्ता बंद था और ऊपर से गोलियों की आवाजें उनकी हिम्मत तोड़ रही थीं। कमरान ने अपने साथियों से गुर्रा कर कहा, हथियार डालने का सवाल ही नहीं, जान देना मंजूर है पर सरेंडर नहीं। लेकिन उसके साथी अब टूट चुके थे। हम मरेंगे यहाँ अंदर घुट घुट कर, हमें बाहर निकलना होगा। इस घबराहट का फायदा उठाया सुरक्षा बलों ने। उन्होंने सुरंग के दोनों सिरों पर आंसू गैस के गोले छोड़े। धुएं से भरी हवा सुरंग के भीतर भरने लगी। घुटन से बेहाल आतंकी एक एक कर बाहर निकलने लगे। जैसे ही कोई बाहर आता, चारों ओर से सैनिक घेर लेते। हथियार फेंको, हाथ ऊपर। 3 आतंकियों ने हथियार फेंक दिए। कमरान और एक साथी ने आखिरी दांव खेलने की कोशिश की, गोलियां चलाते हुए बाहर भागने का। लेकिन वहां पहले से तैनात स्नाइपर ने एक एक कर दोनों को ढेर कर दिया। धड़ाम। कमरान बर्फ में गिरा, उसके हाथ से राइफल छूट गई। पहलगाम की वादियों में गूंज उठी एक अनोखी खामोशी। सुरंग को पूरी तरह सील कर दिया गया। सेना के जवानों ने एक एक करके इलाके को क्लियर किया। बंधक अब पूरी तरह सुरक्षित थे। कुछ लोग रो रहे थे, खुशी के आंसू। कुछ चुपचाप आसमान की तरफ देख रहे थे, जैसे खुदा का शुक्रिया अदा कर रहे हों।